सबसे बड़ा टूल जैसा हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों में बनकर उभरा है। उसके पहले हम बात कर चुके हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कैसे जो है ना उसकी शुरुआत हुई। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं, पूरी दुनिया में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं, कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चल रही है और क्या उसमें आगे और उम्मीद करना है कि किस तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती जुड़ रहे हैं नीलेश शाही जी, जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं। आप फिलहाल एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ आप कोटक जो म्यूचुअल फंड है कोटक महिंद्रा, उसके आप एमडी प्रेसिडेंट भी हैं और एमडी भी हैं। आप चेयरमैन हैं जैसा बताया एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडिया के, साथ साथ आप म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी जो है सेबी की, उसके आप सदस्य भी हैं, और आप पार्ट टाइम सदस्य हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की। तो नीलेश जी, हमारे लिए एक तरह से गौरव की बात है आपको हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। हमारे साथ हैं जितेंद्र अग्रवाल जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और राजस्थान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जितेंद्र जी थोड़ा समझाएंगे हमें विस्तार से, मैं भी अभी समझ नहीं पाया हूँ सर जो कह रहे हैं कि फंड ऑफ फंड क्या चीज है, लीवरेज के प्रोडक्ट कैसे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझा सके तो। एक्चुअली क्या है, पहले तो सबसे पहले तो मैं नीलेश साहब का वेलकम करना चाहूंगा कि आज हम राजस्थान वासियों को और एक हमारे भाऊ जो बहुत ज्यादा यहाँ पे पुराने जमाने से एक पत्रिका न्यूज़पेपर जो चलता आ रहा है, आज उनके टीवी चैनल पे आप पधारे हैं, क्योंकि आपको नेशनल टीवी चैनल्स पे तो हम प्राय देखते रहते हैं, लेकिन आज रीजनल न्यूज चैनल पे आप पधारे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो फंड ऑफ फंड या ग्लोबल फंड्स की जो बात आप कर रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली स्वतंत्र जी का क्वेश्चन था कि थोड़ा मैं उसको विस्तार से समझाऊं। तो अब फंड ऑफ फंड क्या होता है कि एक कोई भी जैसे यूएस में कोई फंड चल रहा है और यूएस का जो फंड होता है, उस फंड में हम डायरेक्टली यहाँ का कोई भी रेजिडेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किसी एफआईआई के थ्रू, यूएस की किसी भी एजेंसी के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उसको डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्ट करना है तो अब कोटक ने या किसी भी एएमसी ने क्या किया कि उस फंड ऑफ फंड से टाई अप कर लिया कि हम मैनेज करेंगे कि आपको इतना पैसा दे रहे हैं या रेगुलरली देते रहेंगे, और आपका जो फंड है उसमें हमारे को भी शेयर दे दीजिए। तो वहां जो एनएवी डिक्लेयर होती है वो यूएस डॉलर्स में एनएवी डिक्लेयर होगी जैसे यूएस में, तो उस यूएस डॉलर की एनएवी में जो भी चेंजेस होंगे तो वो इंडियन रुपीज में डेली कन्वर्ट होकर के, और वो इंडिया का जो इन्वेस्टर है उसको उतनी एनएवी पे वो यूनिट्स मिल जाती है जितना भी उसको इन्वेस्ट करना होता है। इधर वो 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है और 5 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है। और तो वहां पे क्या है, एक तो सबसे बड़ा क्या हो गया कि एक ट्रांसपेरेंसी है कि आप उसको जो वहां का जो यूएस फंड है या कोई भी किसी भी कंट्री का फंड है तो उसकी एनएवी से इंडिया की एनएवी को कंपेयर कर सकते हो। तो उसमें केवल थोड़ा सा जो इनका एक्सपेंस रेशियो आएगा, जो इंडिया से वहां पे जो फंड दे रहे हैं और जो वो अपना एक्सपेंस ले रहे हैं, उसके अलावा कोई और फर्क नहीं होता है। और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट का डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री तो ये कहती है कि हमेशा डॉलर को प्रीमियम मिलता है, ईयर ऑन ईयर 3 to 4% का प्रीमियम रहा है डॉलर का एवरेज हम देखें तो इतने सालों में। तो एक इंडिया वालों के लिए एडवांटेज और है कि अगर जितना पैसा इन्वेस्ट किया और वही वहां की उस फंड की वैल्यू रहती है, एनएवी वही रहती है, तो भी इंडिया वाला इन्वेस्टर अगर डॉलर एप्रिसिएट हुआ है तो उतना जितना डॉलर एप्रिसिएट हुआ है उतना तो कम से कम कमाएगा। तो एक तरह से हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडियन इक्विटी में ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो मैं कहूंगा कि ग्लोबल फंड्स में, क्योंकि अब काफी सारी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इतनी ग्लोबल हो चुकी हैं, क्योंकि यूएस की भी जितनी कंपनीज है वो यूएस की कंपनीज नहीं रही है। ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, किस रूप में अवेलेबल है हमारे यहाँ ये? हाँ, ये जैसे हम इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे के वैसे सेम फॉर्मेट में हम ग्लोबल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू फंड ऑफ फंड। और अच्छा, फंड ऑफ फंड नाम से ही बाजार में आपकी स्कीम चल रही है? हाँ, फंड ऑफ फंड के नाम से स्कीम चल रही है। कुछ डायरेक्ट फंड्स भी हैं कि डायरेक्ट बाहर के ग्लोबल फंड्स में इंडिया की एएमसीज इन्वेस्ट कर रही हैं, ऐसे फंड्स भी हैं। बट वहां पे थोड़ा सा इश्यू होता है कि वो मैनेजमेंट करने का, और क्योंकि वो साइज, ग्लोबल फंड्स की साइज बहुत बड़ी होती है, और इंडिया का फंड अगर वहां इन्वेस्ट करता है तो वो इतनी बड़ी साइज के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता, खुद का फंड क्रिएट करता है। तो ज्यादा बेटर, मैं तो यही मानता हूं कि फंड ऑफ फंड हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और मैनेजमेंट के लिए इंडिया वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसका फंड मैनेजर जो है ग्लोबल फंड को जो मैनेज कर रहा है वही मैनेज कर रहा है उस फंड को।
ओके, और लीवरेज लीवरेज फंड क्या बताया सर ने? एक्चुअली लीवरेज फंड क्या होता है कि एक तरह से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं उसमें आप बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हो, बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 25% जैसे आपने अपना मार्जिन लगा दिया, 75% आपको फाइनेंस मिल गया। तो इस टाइप के फंड इंडियंस थोड़े से हेजिटेट करते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को काफी सूट करते हैं। हेज फंड ज्यादा लिवरेज फंड होते हैं, हेज फंड्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लिवरेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो बट लिवरेज फंड को मैं नहीं मानूंगा कि एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी इंडिया म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है इंडियन इन्वेस्टर्स का वो बहुत छोटा सा है। अभी तो बहुत बड़ा स्कोप है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया में भी हैं और बाहर के जो फंड है अभी लिवरेज कैटेगरी वाले फंड्स में या रियल एस्टेट कैटेगरी वाले फंड्स में या कमोडिटी के जो डायरेक्ट, जैसे साहब ने बताया कि वुड का भी है और दूसरी कमोडिटीज के भी फंड है, उन सब में आई डोंट थिंक जब तक कि आप इन्वेस्टर का पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो या उसकी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो, उन सब में जाने का टाइम अभी नहीं है। अभी लिस्टेड इक्विटी या अनलिस्टेड इक्विटी के जो फंड्स हैं उन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट करें, या फिर जो बेसिक कमोडिटीज है, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज वाली दूसरी कंपनी स्टील हो गई, उनके जो फंड है उनमें फिर भी जा सकते हैं। बट जिन कमोडिटीज में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके फंड्स में जाना मैं एडवाइज नहीं करूंगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे उत्पाद हैं, तो उसमें क्या ऐसे कुछ है कि कुछ दिखाने के दांत हैं, कुछ खाने के दांत हैं? मतलब आपकी जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट है या फिर आपकी इक्विटी है, डेट है, कई प्रकार के जो ना आपके सेक्टरल प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें सारे खाने के दांत हैं, सारे दिखाने के दांत हैं, या कुछ अलग अलग है, कुछ इस प्रकार का अंतर है क्या जितेंद्र जी? हाँ, एक्चुअली दिखाने के दांत तो कोई नहीं है, सब खाने के दांत है, बट वो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे डेट के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनको मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट वाला जो इश्यू रहता है कि एफडी के ऊपर या सेविंग अकाउंट के ऊपर जो ब्याज मिल रहा होता है उससे बेटर रिटर्न्स कैसे मिले, या टैक्स एफिशिएंट रिटर्न कैसे मिले, या लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगी, क्योंकि एफडी तो हमने 1 साल की करा दी, 1 साल से पहले कराएंगे तो आधा % या 1% कम रेट मिलेगी अगर उसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टर के लिए ये फायदे की चीज है कि किसी दिन भी पैसा निकालना हो, आपका पैसा नेक्स्ट डे और विद इन 3 डेज, वो स्कीम टू स्कीम फर्क होता है, विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा और जो एनएवी होगी उस पर आएगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा आपका। तो टैक्स एफिशिएंट होता है यहाँ पे। और खाने और दिखाने के दांत का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको इक्विटी के साथ दूसरी एसेट क्लास को जोड़ दिया गया, मान लो डेट को जोड़ दिया गया, गोल्ड को जोड़ दिया गया, या आर्बिट्रेज को जोड़ दिया गया, तो वो क्या रिस्क कम करने के लिए। लेकिन जितना एक्चुअली क्या रिस्क और रिवॉर्ड वो दोनों एक साथ चलते हैं, रिस्क और जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड ज्यादा होगा। तो वो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर ये प्रोडक्ट्स डिजाइन करे गए हैं। और ये सब सेबी ने क्या है कि आज 2 साल पहले एक कैटेगराइजेशन किया है, वो बहुत बड़ा प्रयास था कैटेगराइजेशन करने का। तो अब क्या है, कोई भी एएमसी अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकती। पहले तो क्या होता था कि एएमसी अपना प्रोडक्ट का कुछ भी नाम चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट ले आती थी। तो अब क्या है कि वो कैटेगराइजेशन हो गया और वही प्रोडक्ट ला सकते हैं जो सेबी ने प्रेस्क्राइब करे हुए हैं और एक लिस्ट आउट करी हुई है कि ये प्रोडक्ट है। अगर किसी एएमसी के पास नहीं है तो वो एएमसी ये प्रोडक्ट ला सकती है, उसके अलावा कोई एएमसी कोई ऐसे दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकती, सब खाने के प्रोडक्ट है। इसके बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से हैं जो डिफाइंड हैं, कौन कौन से हैं जो कि हम जो आम भाषा में बात करते हैं कि ये अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं। जितेंद्र जी थोड़ा संक्षेप में हमें समझा सकें अगर कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सेबी ने बताया जैसे आपने कहा, और कौन से प्रोडक्ट हम जो आम भाषा में बात करते हैं और उनके फायदे नुकसान क्या हैं? देखो, आम भाषा में जो बात करते हैं तो हम एसेट क्लास की बात करते हैं। हम तो एसेट क्लास देखो, एक तो इक्विटी एसेट क्लास होती है, दूसरी एसेट क्लास होती है डेट, तीसरी एसेट क्लास होती है गोल्ड। तो ये 3 एसेट क्लास होती है जिनके बेसिस पे ये प्रोडक्ट्स डिजाइन करे हुए होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड के वो इन तीनों एसेट क्लास के बेसिस पे डिजाइन किए हुए हैं। अब इक्विटी एसेट क्लास में सेबी ने कैटेगराइजेशन कर दिया कि लार्ज कैप के लिए अलग, मल्टी कैप के लिए अलग, फ्लेक्सी कैप के लिए अलग, मिड कैप के लिए अलग, स्मॉल कैप के लिए अलग, सेक्टरल फंड्स के लिए अलग। और उनमें कैटेगराइजेशन कर दिया कि जैसे
बीएसई सेंसेक्स है, बीएसई सेंसेक्स में मोर देन 2000 लिस्टेड कंपनीज हैं। तो उसमें टॉप 500 कंपनीज को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि फर्स्ट 50 लार्ज कैप में होंगी, नेक्स्ट 150 स्मॉल कैप में होगी, नेक्स्ट 300 स्मॉल कैप में होंगी। तो जैसे लार्ज कैप होगा तो उसमें मोर देन 60% आपको, लार्ज कैप का आपका फंड है तो मोर देन 60% आपको लार्ज कैप कैटेगरी में रहना पड़ेगा, रेस्ट 40% आप डिफरेंट कैटेगरीज में रह सकते हैं। फ्लेक्सी कैप है तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में रहना पड़ेगा। मल्टी कैप में आप तीनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरीज में ऊपर नीचे हो सकते हो। और स्मॉल कैप है तो आपको मोर देन 60% स्मॉल कैप में रहना पड़ेगा, रेस्ट मिड कैप और लार्ज कैप में जा सकते हो आप। मिड कैप है तो उसमें आपका मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिड कैप में रहेगा, बाकी आप लार्ज और स्मॉल में जा सकते हो। तो वो इन्वेस्टर की चॉइस और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती है एएमसी, और उसके हिसाब से इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये तो, और ऐसे ही डेट फंड में भी कैटेगराइजेशन कर दिया कि अगर आपके पास ओवरनाइट मनी है तो कैश एंड कॉल मनी के जो फंड्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करिए। आपके पास 15 दिन 1 महीने का पैसा है तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। आप अल्ट्रा शॉर्ट 3 महीने तक का पैसा है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हैं या फ्लोटिंग फंड्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए। आपके पास 6 महीने तक का पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, गिल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है उनमें इन्वेस्ट करिए। तो इनके सबके कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। तो इन सबको समझने के लिए इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने टाइम का पैसा है और मैं कितना वेट कर सकता हूं और मेरे को कितना रिटर्न चाहिए उस पैसे के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे हाइब्रिड फंड्स हैं तो हाइब्रिड में भी काफी सारी कैटेगरी है। उसमें बैलेंस कैटेगरी है, बैलेंस कैटेगरी में मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, रेस्ट 35% डेट और आर्बिट्रेज और इन सब में इन्वेस्ट होता है। और उसके अलावा MIP फंड होता है, उसमें 5 to 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा आपके बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं तो बैलेंस एडवांटेज में 60 to 65% तक इक्विटी या इक्विटी आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट होता है, रेस्ट डेट में, बैंक FDRs में, इनमें इन्वेस्ट होता है। जी, मुझे संक्षेप में ये समझाएं कि राजस्थान के लिए आप क्या उम्मीद देख रहे हैं कि राजस्थान में कितनी परसेंटेज ग्रोथ आगे आने वाली देशों में समय में हो सकती है? मेरा ये मानना है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन, म्यूचुअल फंड का एजुकेशन की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो होगा तो भी म्यूचुअल फंड अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है और रूरल लेवल पे इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जो आज पत्रिका ने जो ये एक बड़ा बीड़ा उठाया है इतने सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस के एपिसोड करने का, मैं कहूंगा कि इसके रिपीट टेलीकास्ट करो आप और इसको पब्लिश करो मीडिया हाउसेस के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और हर आदमी इसको सुने और समझे। तो उसके थ्रू और आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे एएमसीज या डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के पास आएंगे तो वो उनको और अपना ज्ञान देंगे। तो उसके थ्रू ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है राजस्थान के लिए। और ये मुहिम अगर आप बार बार चलाओगे तो मेरे को लगता है मल्टीपल फोल्ड्स में राजस्थान में इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। और इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो पैसा लूज नहीं करेंगे। अभी क्या मार्केट, इक्विटी मार्केट जब तेज होता है ना तो बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट क्रैश होता है तो उनको काफी बड़ा लॉस होता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन म्यूचुअल फंड में नहीं आती है, क्योंकि अगर उसने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है और उसने 3, 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसका पैसा नहीं डूबता है, उसका पैसा नहीं डूबेगा। तो वहां पे तो वो पे, और एक SIP बहुत बढ़िया मोड है, SIP एनी टाइम। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा जो भी क्लाइंट है मैं उस क्लाइंट को कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सब मेंबर्स के नाम से इतना पैसा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करो कि आपको वो SIP इन्वेस्टमेंट करने में कोई मंथली प्रॉब्लम नहीं आए कि पैसा मैनेज कहां से करूंगा। बस चुपचाप वो जाता रहे और पैसा, और कभी उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसको बढ़ाते ही रहो। तो अगर ऐसा किसी ने 10 साल कर लिया तो उसको लाइफ में 10 साल के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके सारे गोल अचीव हो जाएंगे। जो भी गोल है वो सारे अचीव हो जाएंगे अगर 10 साल उसने अपनी सेविंग से सारे फैमिली मेंबर्स के नाम से SIP कर ली है तो उसको फिर आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये फुल प्रूफ है, साहब भी शायद मेरी इस बात का समर्थन करेंगे।